आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4। चौथे पार्ट का नाम है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। दोस्तों, इस पार्ट के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो इस पार्ट में भी हमें दो अलग अलग टॉपिक बट दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं ऐसे टॉपिकों की चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहले वाले टॉपिक में हम बैंकों का परिचय लेंगे, जिसमें व्यापारिक बैंक, देश की सर्वोच्च बैंक यानी कि मध्यस्थ बैंक और उनके कार्य, और उनके अलावा मध्यस्थ बैंक के द्वारा देश की जो आरबीआई है, देश की जो मध्यस्थ बैंक है, उनके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है अर्थतंत्र को तेजी, मंदी या अस्थिरता से मुक्त करने हेतु, वो मौद्रिक नीति हम इस चैप्टर के सेकंड वाले हिस्से में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, बैंकिंग यानी कि बैंक शब्द हम सभी से परिचित है। वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति, समाज नहीं होगा कि जो बैंक शब्द से परिचित ना हो। वर्तमान समय के कई सारे कार्य और विशेष रूप से मौद्रिक कार्य आसान करने का कार्य जो है वो बैंकिंग सिस्टम कर रहा है। आज हमारे जीवन में बैंकिंग सिस्टम इतनी ज्यादा और गहराई पूर्वक प्रवेश कर चुका है कि बैंकिंग सिस्टम के बिना रुपयों के लेन देन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने कई सारे उदाहरणों में बैंक शब्द का उल्लेख किया होगा, जैसे यदि आप किसी को चेक देते हो तो चेक को भुनाने का काम यानी कि विड्रॉवल करने का काम बैंक का है। यदि आप किसी को रकम स्थानांतरित करते हो एक खाते से दूसरे खाते में, तो ये भी करने का कार्य व्यापारिक बैंकों का ही है। इसके अलावा आपने बहुत सारी जगहों पर, जैसे रसोई गैस आता है आपके घर में, तो उसकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में ही जमा होती होगी। आपको कहीं पे भी घूमने फिरने जाना हो तो आपको कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एटीएम कार्ड की सेवा या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड की सेवा हमारा बैंकिंग हमें देता है, हमारी बैंक हमें देता है, जिसके कारण हमारे मौद्रिक व्यवहार जो है वो काफी हद तक सरल बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम ऐसे ही बैंक का यानी कि विशेष रूप से व्यापारिक बैंक और देश की मध्यस्थ बैंक का परिचय लेंगे। इनके कार्य क्या होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें बैंक का उद्भव कैसे हुआ, बैंक की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में जानना है। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, जिसके अनुसार बैंक शब्द का अर्थ होता है जत्था या समूह। समूह या जत्था ये शब्द मुद्रा के लिए विशेष रूप से प्रचलित हुआ। तो सरल अर्थ में कहे तो बैंक अर्थात मुद्रा का भंडार या मुद्रा का जत्था, ऐसा हम कह सकते हैं। वही दोस्तों, अलग अलग देशों में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि फ्रांस में बैंक शब्द को बैंका कहा जाता है, जबकि इटली में बैंक्यू के नाम से बैंक शब्द को जाना जाता है। कहते हैं कि इटली और फ्रांस के बैंका और बैंक्यू शब्द से ही बैंक की शुरुआत हुई। यूरोप कंट्री में ऐसी मान्यता है कि वहां सोना चांदी का व्यवसाय करने वाले शराफी लोग किसी चौराहे पर बेंच डालकर बेंच पर बैठकर मुद्रा की लेन देन करते थे। तो वहां यानी कि यूरोप में ऐसी मान्यता है कि जिस बेंच पर बैठकर वो कार्य करते थे, उस बेंच शब्द से ही बैंक शब्द की शुरुआत हुई। अलग अलग अर्थ में दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। फिर भी सबसे पहली विश्व की अगर कोई बैंक है तो वो है स्पेन में स्थापित बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो 1401 में स्थापित की गई। कंट्री है स्पेन और साल था 1401 और बैंक का नाम है बीओबी। बीओबी का अर्थ है, पूरा नाम है उसका बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो स्पेन में स्थापित हुई। और धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे मुद्रा की खोज हुई, मुद्रा का प्रचार होता गया, मुद्रा का मूल्य संग्रहित करने के लिए, मुद्रा की देखरेख करने के लिए, मुद्रा को छापने के लिए बैंकों का अस्तित्व दिन ब दिन बढ़ता गया। और आज हमारे जीवन के साथ बैंक इतनी ज्यादा संलग्न हो चुकी है कि उसके बिना हम लगभग आर्थिक व्यवहार की यानी कि रुपयों के लेन देन की कल्पना नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बैंक का अर्थ। बैंकों के अलग अलग अर्थ हैं। सबसे पहला सरल अर्थ है, बैंकिंग सेवा देने वाली संस्था को हम बैंक कहते हैं। आसान सा अर्थ है, आप याद रखिएगा इसे। बैंकिंग सेवा देने वाली संस्था को बैंक कहा जाता है। वही दूसरा है, मांगे जाने पर उतनी रकम वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत इकट्ठा करने वाली संस्था अर्थात बैंक। तो यहाँ पर बैंकों के अलग अलग कार्य आते हैं, जैसे कि बचत इकट्ठा कर रही है, बैंक ऋण दे रही है,
ऐसे कार्य करने वाली संस्था को हम बैंक कहेंगे। मांगे जाने पर उतनी मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत इकट्ठा करने वाली संस्था को बैंक कहा जाता है। वही दोस्तों, बैंकों का तीसरा अर्थ भी है लोगों की जमा स्वीकार करना, उसी से लोगों को ऋण देना, बची हुई मुद्रा को अर्थतंत्र में निवेश करना और अर्थतंत्र को गतिशील करना और लोगों को भुगतान से संबंधित अन्य सुविधाएं प्रदान करना जैसे कार्य करने वाली संस्था को बैंक कहा जाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। संक्षिप्त में कहे तो बस इतना ही कि बैंकिंग सेवा देने वाली कोई भी संस्था हो तो उसे हम बैंक कह सकते हैं। ये बैंक का एकदम सरल और सामान्य अर्थ है। दोस्तों, मुद्रा की शुरुआत होते ही मुद्रा का आवागमन करने हेतु मुद्रा एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए या दूसरी जगह से एक जगह लेने के लिए ही बैंक अस्तित्व में आए हैं। बैंक का मुख्य कार्य है मुद्रा का आवागमन करना, क्योंकि बैंक यदि मुद्रा का आवागमन नहीं करे तो अर्थतंत्र गतिशील नहीं होगा, अर्थतंत्र में मुद्रा का भंडार बढ़ेगा नहीं और इसीलिए बैंक मुद्रा का आवागमन करते हुए अर्थतंत्र में गतिशील मुद्रा रखते हुए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार को बढ़ाने का कार्य बखूबी कर रही है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं बैंकों का वर्गीकरण। बैंकों को दो हिस्सों में जनरली बांट दिया गया, जिसमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो है व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं वो देखते हैं। व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसी संस्था कि जो अर्थतंत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम को स्वीकार करे, बदले में प्रजा को ब्याज चुकता करे। जो रकम प्रजा के पास से स्वीकार करे उसी से लोगों को ऋण दे, बदले में अधिक ब्याज की रकम वसूल करे और बची हुई मुद्रा को अर्थतंत्र में निवेश करे, जिससे अर्थतंत्र गतिशील हो और देश का विकास हो। इस प्रकार के कार्य करने के लिए जो बैंक अस्तित्व में आई या ये जो कार्य बैंक करती है उसे हम व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानते हैं। वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना यानी कि लाभ कमाना। तो दूसरे अर्थ में कहे तो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित ऐसी कोई भी बैंक जो प्रजा की जमा रकम को स्वीकार करे, बदले में प्रजा को ब्याज चुकाए। जो मुद्रा बैंक जमा स्वीकार करती है उसी से लोगों को ऋण दे, बदले में ब्याज वसूले, अतिरिक्त बची हुई मुद्रा को अर्थतंत्र में निवेश करे। ऐसा कार्य करने वाली बैंक को हम व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानेंगे। दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए यानी कि लाभ कमाने के लिए अस्तित्व में आई है। अब प्रश्न निर्माण ये होता है कि इन्हें प्रॉफिट मिलता कैसे है। तो प्रजा के पास से जो जमा रकम के रूप में स्वीकार की जाती है उस पर व्यापारिक बैंक बहुत कम ही ब्याज चुकाती है। जैसे 4% जितना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाती है, यानी कि ब्याज की दर बचत पर 4% होती है एनुअली, मतलब साल का, एक साल का 4% ब्याज मिलेगा। वही दोस्तों, जब पब्लिक को रकम की जरूरत पड़ती है और व्यापारिक बैंक लोन देती है पब्लिक को, तब उस लोन के ऊपर वो 8% जितनी ब्याज की दर वसूलती है। तो जो 4% का डिफरेंस आता है वो 4% का डिफरेंस व्यापारिक बैंक का शुद्ध मुनाफा है, जिसमें से वो अपने रूम का मेंटेनेंस और बैंकिंग से जुड़े हुए व्यवहार करने में जो भी खर्चे आते हैं, कर्मचारियों की सैलरी हुई, कर्मचारियों का भत्ता हुआ, लाइट बिल, एसी का बिल, इसके अलावा जो भी अलग अलग सुविधाएं बैंकों में निर्माण होती है या जो लोगों के लिए बैंक सेवाएं देती है, उनके पीछे होने वाला मेंटेनेंस खर्च जो है वो खर्च इसी 4% प्रॉफिट में से वसूला जाता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य पर। व्यापारिक बैंक के दो कार्य है। सबसे पहले कार्य यानी कि मुख्य कार्य और दूसरे कार्य यानी कि गौण कार्य। सबसे पहला कार्य जो है व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य, उसमें आप देख पा रहे हो 5 कार्य लिखे गए हैं। सबसे पहला है जमा स्वीकार करना, दूसरा है ऋण देना, तीसरा भुगतान एवं निकासी की सुविधा देना, चौथा क्रेडिट क्रिएशन करना यानी कि शाख सर्जन का कार्य करना और पांचवा अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। जिसमें पहला टॉपिक लेते हैं बचत स्वीकार करना, जमा राशि स्वीकार करना। आम जनता के पास रही हुई छोटे छोटे हिस्सों में जो बचत होती है वो बचत को व्यापारिक बैंक स्वीकार करती है। बचत स्वीकार करने के लिए व्यापारिक बैंक में 3 अलग अलग प्रकार के हम खाते खोल सकते हैं। सबसे पहला है चालू खाता। चालू खाता जनरली व्यापारी वर्ग के लिए होता है, क्योंकि इस खाते की विशेषता यह है कि इसमें आप कितनी भी रकम कितने ही दिनों के लिए रखो फिर भी उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलता। ये चालू खाते की एक विशेषता है।
चालू खाता जनरली व्यापारी वर्ग रखता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग को हर दिन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मौद्रिक व्यवहार करने होते हैं। चालू खाते में रखी हुई जमा राशि पर ब्याज तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक अच्छी सुविधा ये मिलती है कि वो दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार, महीने में जितना चाहे उतनी बार लेन देन कर सकते हैं, यानी कि रकम जमा भी कर सकते हैं और रकम निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से चालू खाते के द्वारा भी बैंक पब्लिक के पास रही हुई बचत को स्वीकार करती है। दूसरा, बचत खाता। प्रजा की रही हुई बचत, ये आम जनता के लिए बचत खाता खुलवाया जाता है। प्रजा की जो छोटी छोटी बचतें होती है, जैसे कोई व्यक्ति महीने का 10,000 रुपए कमाता हो और 8,000 रुपए यदि वो खर्च कर रहा है, तो बचे हुए 2,000 रुपए वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है बचत के रूप में। उसके ऊपर सामान्य रूप से उसे ब्याज भी मिलेगा, लेकिन रकम को निकालने पर थोड़ी सी पाबंदी होती है। अगर रकम कुछ निश्चित लेवल से ज्यादा निकाली गई या अलग अलग सुविधाओं के द्वारा निकाली जाती है, जैसे कुछ लोग एटीएम से निकालते हैं रकम, एटीएम कार्ड से, तो एटीएम कार्ड से 5 बार तो रकम फ्री में निकलेगी एक मंथ में, लेकिन उसके बाद यदि छठी बार आपको उसी महीने में रकम निकालनी हो तो मिनिमम शुल्क जो 15 या 20 रुपया है वो भुगतान करना पड़ता है। तो चालू खाते में पब्लिक की बचत को स्वीकारने का काम व्यापारिक बैंक बखूबी कर रही है। इस बचत खाते में भी पब्लिक की रही हुई बचत को स्वीकारने का काम बैंक करती है। दोनों में अंतर यही है कि चालू खाते में जमा रकम पर ब्याज नहीं मिलता, जबकि बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता है। इस बचत खाते का ही एक दूसरा प्रकार आया है रिकरिंग खाता। यदि कोई व्यक्ति महीने की किसी एक निश्चित तारीख को और निश्चित समय तक रकम जमा करना चाहता हो, तो वो रिकरिंग खाते के अंतर्गत जमा कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद जितना अमाउंट उसका जमा होगा वो प्लस बचत खाते में जो ब्याज की दर मिलती है उससे ज्यादा ब्याज की दर रिकरिंग खाते में प्राप्त होती है। ये एक प्रकार का महीने महीने की बचत करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति बैंक में यानी कि व्यापारिक बैंक में अपना रिकरिंग खाता ओपन करवा सकते हैं। और वही तीसरा जो खाता है दोस्तों वो है फिक्स डिपॉजिट, जिसे सावधि जमा खाता कहते हैं। सावधि जमा खाते में एक निश्चित समय के लिए एक ही बार अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और उसके बाद जैसे ही उसका समय अवधि पूरा हो जाता है वैसे ही राशि आपको दुगनी मिलती है। वर्तमान समय में 9 साल और 2 महीने के बाद आपकी राशि आपको 2 गुना होकर मिलती है, जिसमें सबसे पहले आपको एक ही बार में रकम डिपॉजिट कर देनी है और उसके बाद जब उसका समय पूरा हो जाएगा उस समय बैंक में जाना है तो हमें रकम दुगनी यानी कि 2 गुनी रकम मिलेगी। वर्तमान समय में उसमें भी कुछ रूल्स में चेंजेस हो गए, जिसके कारण यदि आपको बीच में ही रुपयों की आवश्यकता निर्माण हो गई 2 साल या 3 साल के बाद, तो आप बैंक में जाकर अपनी रकम निकाल सकते हो। फिर वो आपका एफडी फिक्स डिपॉजिट खाता जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बचत खाते में। बचत खाते के आधार पर बचत खाते में जितना आपको ब्याज का दर निश्चित किया हो उतना ही ब्याज का दर फिक्स डिपॉजिट में भी आपको समय से पहले रकम निकालने पर मिलेगा। वही दोस्तों, यदि आपने समय पूरा कर दिया और पूरे समय होने के बाद अगर अपनी राशि निकाली तो ब्याज की दर रिकरिंग खाते में जितनी मिलती है, बचत खाते में जितनी मिलती है, उससे ज्यादा ब्याज की दर एफडी खाते में यानी कि फिक्स डिपॉजिट खाते में आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। व्यापारिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है ऋण देना। पब्लिक की जमा रकम को व्यापारिक बैंक स्वीकार करने के बाद पब्लिक को अलग अलग आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य व्यापारिक बैंक करती है। कुछ लोग खेती करने के लिए ऋण लेते हैं, कुछ लोग उद्योग चलाने के लिए, कुछ लोग सेवा क्षेत्र में कुछ कार्य करने के लिए, तो कई सारे लोग अलग अलग उद्देश्य के लिए लोन लेते हैं। लोन लेना मतलब कर्ज लेना यानी कि ऋण लेना, और व्यापारिक बैंक लोगों के उद्देश्य के अनुसार उन्हें ऋण उपलब्ध करवाती भी है। बैंकों के आधार पर ऋण जो है वो 3 अलग अलग प्रकार के। सबसे पहला ऋण अल्पकालीन ऋण, जिसकी समय अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की है। दूसरा ऋण यानी कि मध्यमकालीन ऋण, जिसकी अवधि 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की है। और तीसरा ऋण यानी कि दीर्घकालीन ऋण, जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भी हो सकता है। लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यापारिक बैंकों में से अल्प समय के, मध्यम समय के और दीर्घ समय के ऋण उपलब्ध जो बैंक सुविधा दे रही है उसका लाभ लेते हैं। तो ये व्यापारिक बैंक का दूसरा कार्य है। इतना याद रखिएगा कि जो व्यापारिक बैंक पब्लिक से जमा रकम स्वीकार करे तो उसके ऊपर ब्याज की दर कम देती है, जबकि
अगर वही रकम ऋण के रूप में पब्लिक व्यापारिक बैंक से लेती है तो उसके ऊपर ब्याज की दर अधिक रहती है, क्योंकि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य भी प्रॉफिट कमाना है, यानी कि लाभ कमाना है। तीसरा कार्य है भुगतान एवं निकासी की सुविधा प्रदान करना। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा देती है अलग अलग तरीके से भुगतान करने की और अलग अलग तरीके से रकम निकालने की। चेक के माध्यम से, विड्रॉवल फॉर्म के माध्यम से, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड, अलग अलग तरीके से हम अपने खाते में रही हुई जमा रकम को किसी भी दूसरी जगह से भी विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। उसी तरह से व्यापारिक बैंक भुगतान से संबंधित सुविधा भी देती है। यदि माना कि आपका कोई LIC का प्रीमियम भरना हो या जैसे घरेलू गैस होता है उसका पेमेंट चुकता करना है, तो वो भी आप अपने अकाउंट के द्वारा यानी कि बैंक के द्वारा सरलता से कर सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं देने का कार्य व्यापारिक बैंक का है। चौथा कार्य है व्यापारिक बैंक का क्रेडिट क्रिएशन का, यानी कि शाख सर्जन का। व्यापारिक बैंक RBI के अंतर्गत कार्य करती है, जिसके कारण पब्लिक की जमा रकम जितनी भी व्यापारिक बैंक के पास आती है उस जमा रकम का अमुक गुना शाखी मुद्रा का सर्जन व्यापारिक बैंक करती है, जिसे शाख सर्जन कहते हैं। शाख सर्जन का आसान सा अर्थ है व्यापारिक बैंक में आई हुई प्राथमिक जमा राशि का, प्राथमिक जमा राशि यानी कि जो पब्लिक रकम जमा कर रही है वो उसे प्राथमिक जमा राशि कहेंगे। उस प्राथमिक जमा राशि का अमुक गुना शाखी मुद्रा का सर्जन व्यापारिक बैंक करती है। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र भी दिया है, शाख सर्जन के बराबर प्राथमिक जमा राशि गुना 1 बटा नगद रक्षित कोष का प्रमाण। ये नगद रक्षित कोष यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, RBI के द्वारा तय होता है। अब ये प्रक्रिया कैसे बढ़ती है उसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। माना कि किसी व्यापारिक बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट हुआ, तो प्राथमिक जमा राशि आई 10K, K का मतलब 1000, तो 10,000 रुपया जमा हुआ। यदि CRR की दर RBI ने तय की है 10%, तो व्यापारिक बैंक को जितनी जमा राशि आई 10,000 उसका 10% RBI को देना पड़ता है। अब 10,000 में से 10% RBI को देना है, 10% CRR, तो इसका मतलब ये हुआ कि CRR कितना गया, 1,000 रुपया गया। बाकी कितने बचे व्यापारिक बैंक के पास, तो 9,000। ये 9,000 रुपए का व्यापारिक बैंक जो है वो पब्लिक को ऋण देती है। 9,000 रुपया कुछ समय के बाद घूम फिर कर फिर व्यापारिक बैंक के पास वापस आता है, क्योंकि ऋण लेने वाले व्यक्ति बैंकों में ऋण का भुगतान भी करते हैं, यानी कि ऋण की समय समय पर इंस्टॉलमेंट जो होता है या EMI जो होता है वो जमा करते रहते हैं। अब वो जो रकम घूम फिर कर 9,000 बैंक में आई, वो 9,000 का फिर से 10% CRR के रूप में यानी कि 900 रुपया CRR के रूप में रखना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पर बचेगा 8,100 रुपया। इस 8,100 रुपए का व्यापारिक बैंक फिर से ऋण देती है, फिर वो रकम घूम फिर कर वापस बैंक में आती है, और इस तरह से बैंक यही कार्य दोहराता रहता है। तो देखने के लिए हमें ऐसे लगेगा यहाँ पर कि रकम तो 10,000 ही है, लेकिन 10,000 के ऊपर उन्होंने कई सारा ऋण का सर्जन कर लिया, कई सारी शाखी मुद्रा का सर्जन कर लिया। पहले 9,000 का किया, फिर 8,100 का किया, फिर 7,000 समथिंग आएगा, फिर 6,000। ऐसे करते करते वो व्यापारिक बैंक कई सारे रुपयों का सर्जन करती है, इसे ही शाख सर्जन कहते हैं। अब प्रश्न निर्माण ये होता है कि 10,000 रुपया अगर बैंक में पहली बार डिपॉजिट हुआ है, किसी ने जमा किए और 10% CRR की दर रखी, तो कितना सर्जन होगा शाख सर्जन के रूप में, तो वो हम सूत्र में रखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। शाख सर्जन का सूत्र है प्राथमिक जमा राशि गुना 1 बटा CRR। प्राथमिक जमा राशि हुई 10,000 गुना 1 बटा 10%, तो 1 बटा 10% का आंसर जो आएगा वो सबसे पहले रखिए, उसका गुना 10,000 के साथ कीजिए, तो आंसर लगभग 1 लाख जितना आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर RBI ने CRR की दर 10% रखी और व्यापारिक बैंक में मिनिमम डिपॉजिट अगर 10,000 भी हुआ, तो उस 10,000 रुपए को वो व्यापारिक बैंक 9,000 रुपया अतिरिक्त ऐसी प्रक्रिया के आधार पर टोटल 90,000 रुपए का शाख सर्जन कर सकती है। यानी कि रुपया तो 10,000 ही है, लेकिन 10,000 रुपए को बार बार लोगों को देकर वापस लेना, बार बार देकर वापस लेना, इस प्रक्रिया में वो 90,000 तक का क्रिएशन कर सकती है, वो निर्माण कर सकती है, और यही प्रक्रिया को शाख सर्जन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र आपके डिस्प्ले पर आपको हाईलाइट हो रहा है, ऐसा भी देखने को मिलेगा, तो आप उस सूत्र के आधार पर आंसर रखिए, तो आपको शाखी मुद्रा का सर्जन कितना होता है वो पता चलेगा। और पांचवा कार्य है दोस्तों व्यापारिक बैंक का आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना।
जब किसी व्यापारिक बैंक में नगद मुद्रा का प्रमाण घट जाता है तो एक व्यापारिक बैंक किसी दूसरे व्यापारिक बैंक से मुद्रा की लेन देन करती है 24 घंटे या 24 घंटे से भी कम समय के लिए। तो वो जो एक बैंक दूसरे व्यापारिक बैंक से जो मुद्रा को लेती है या मुद्रा को देती है उसे हम कॉल मनी कहते हैं, यानी कि अंतर बैंकिंग व्यवहार कहते हैं। और उस पर जो व्यापारिक बैंक ऋण दे रही है, दूसरे व्यापारिक बैंकों को रुपया देती है, उस पर जो वो ब्याज वसूलती है उसे कॉल मनी रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अंतर बैंकिंग व्यवहार अर्थात एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ होने वाला व्यवहार है। भले 24 घंटे के लिए या उससे कम समय के लिए ऋण दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ब्याज की दर वसूली जाती है, जिसे कॉल मनी रेट के नाम से जानते हैं। और अंतर बैंकिंग को हम कॉल मनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने कवर किया बैंक का उद्भव, बैंक की प्रस्तावना, बैंकों के अलग अलग अर्थ, फिर बैंकों के वर्गीकरण में आए तो बैंकों के वर्गीकरण में सबसे पहला व्यापारिक बैंक के कार्य, और इसके साथ साथ व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य की हमने चर्चा की। अब व्यापारिक बैंक के गौण कार्यों में दो कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य है एजेंट के रूप में सेवा देना और दूसरा आधुनिक समय में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना। ग्राहकों को अलग अलग प्रकार की सुविधा एजेंट के रूप में देने का कार्य व्यापारिक बैंक करती है। जैसे आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना हो तो आप अपने बैंकों के द्वारा कर सकते हो। उद्योग व्यापार चलाने के लिए शाखा प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो वो भी हम व्यापारिक बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। आयात निर्यात का प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो तो वो भी व्यापारिक बैंक हमें सरलता से प्रदान करती है। इसके अलावा आपको कहीं घूमने फिरने के लिए ट्रैवलर्स चेक की जरूरत पड़े तो वो भी हमारी व्यापारिक बैंक हमें देती है। इसके अलावा यदि आपको अपने कीमती दस्तावेज सुरक्षित रूप से बैंक में रखने हो तो उसके लिए बैंक लॉकर की सुविधा, जिसे सेल्फ डिपॉजिट वॉल्ट कहते हैं, वो भी हमें सुविधा देती है। बस अंतर इतना ही है दोस्तों कि व्यापारिक बैंक के द्वारा दी जाने वाली ये तमाम प्रकार की सुविधाएं मिनिमम शुल्क पर, यानी कि एक छोटा सा उसका चार्ज रहता है मंथली, वो चार्ज हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा एजेंट के रूप में जो सेवाएं हमें मिलती है वो सेवाएं हम दुनिया के किसी भी कोने में रहकर सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। वही दूसरा कार्य जो है व्यापारिक बैंक का गौण कार्य, उसका दूसरा पॉइंट आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक कई सारी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे यदि आपको शेयर बाजार में निवेश करना हो तो उसके लिए आपको डीमैट खाता व्यापारिक बैंक खुलवा कर देती है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको अधिकतम रकम की, जैसे 2 लाख या 2 लाख से अधिक रकम की लेन देन करनी हो तो आरटीजीएस के माध्यम से आप सरलता से कर सकते हो। 50,000 रुपए तक की लेन देन करने का कार्य नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करती है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस जो है वो 2 लाख या उससे अधिक रकम की लेन देन 24 घंटे के अंदर ही और कुछ समय की मर्यादा में रहकर सरलता से पूर्ण कर देती है। ये सभी सुविधाएं इसलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि वर्तमान समय में कोर बैंकिंग अस्तित्व में है, जिसने दुनिया की सभी बैंकों का नेटवर्क एक ही नेटवर्क में जोड़ दिया, जिसके कारण हम सरलता से एक खाते से रकम दूसरे खाते में आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में बैंकिंग ऐप भी अस्तित्व में आए हैं, जिनकी सहायता से आप सरलता से अपने घर में ही रहकर अपने मोबाइल के द्वारा और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की सहायता से रकम का लेन देन कर सकते हो। अपने खाते में कितनी जमा रकम है उसको जान सकते हो, जांच सकते हो। इसके अलावा आपको हर लेन देन पर एसएमएस की सुविधा भी बैंक देती है। अगर आपके खाते में से कोई 5,000 रुपए निकाल रहा है या आप स्वयं निकाल रहे हो तो उसका तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा। आपके खाते में रही हुई हर एक बातों की जानकारी आपको एसएमएस के द्वारा प्रोवाइड करने का कार्य भी व्यापारिक बैंक करती है। बैंकिंग ऐप में इतने सरलतापूर्वक फंक्शन दिए जाते हैं कि जिससे सामान्य व्यक्ति भी अपनी आईडी और पासवर्ड जनरेट करके सरलता से बैंकों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आपको वो सारा व्यवहार करने के लिए जो बैंक करती है उसके लिए हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं हमें बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मौद्रिक व्यवहार को आसान बनाने का काम या मौद्रिक व्यवहार करने का कार्य बैंकिंग सिस्टम बखूबी निभा रहा है। और इसीलिए मनुष्य के जीवन के साथ बैंक शब्द बहुत अच्छी तरह से घुल मिल चुका है। तो दोस्तों, अभी हमने कवर किया व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य और व्यापारिक बैंक के